नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग जो है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य में क्या हुआ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे 3 टॉपिक, तो उसमें से जो एक टॉपिक था कि जहांगीर के दरबार में नूरजहाँ का प्रभाव, तो उसमें हम आप लोगों को जो है ये एक वर्ड आया था पादशाह वर्ड आया था। तो हम बताए थे आप लोगों को बादशाह और पादशाह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिनको हम शॉर्ट्स में बताएंगे। लेकिन हम जो है ना आपको शॉर्ट्स में नहीं बता पाए, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हम अभी बता देते हैं। एक्चुअल में बादशाह और पादशाह में ज़्यादा तो डिफरेंट नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी कुछ कह सकते हैं कि पादशाह जो है ना वो एक औपचारिक और ऐतिहासिक संदर्भ में उसको लिखा जाता है एक तरह से कहे तो। और जो बादशाह है ये आपका एक बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं इसको, बादशाह वर्ड है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं है, हालांकि दोनों एक ही है। और एक ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट था, एक था आपका आया था पद और पदवी, ठीक है ना। जो हम बोले थे आपको कि पद और पदवी में अंतर होता है, तो हाँ ये इसमें बहुत अंतर है। देखिए पद जो है ना एक नौकरी समझ सकते हैं, फिर जिम्मेदारी समझ सकते हैं, या फिर कोई स्थान समझ सकते हैं। लेकिन पदवी जो है ना ये जो है दिया गया सम्मान होता है। जब किसी व्यक्ति को कुछ सम्मान से कहा जाता है तो वो पदवी होता है। पदवी मतलब दिया गया सम्मान होता है, ठीक है। एक तरह से कहे तो पदवी जो है आपका ये वो अस्थाई होता है, सॉरी। और जो पद है ना ये अस्थाई होता है। और आपका जो पद और पदवी में 2 अंतर हो गया। और तीसरा अंतर करें तो ये कार्य के संदर्भ में होता है। पद मतलब कार्यों के अनुसार होता है, कार्य के संदर्भ में दिया जाता है। और ये जो आपका पदवी है ना ये जो है आपका पदवी, तो ये कार्य के संदर्भ में नहीं, बल्कि एक तरह से कहे तो ये अस्थाई अर्थात नाम के साथ जुड़ता है, ठीक है ना। ये कार्य के संदर्भ में होता है पद, और पदवी जो है नाम के साथ जुड़ता है। यानी कि पदवी अस्थाई होता है और पद जो है ये अस्थाई होता है। पद जो है आपका ये समझ सकते हैं एक तरह से नौकरी या जिम्मेदारी या स्थान समझ सकते हैं। और पदवी जो है ना ये दिया गया सम्मान समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति को जो सम्मान दिया जाता है। तो ये अंतर था आपका पद और पदवी में। चलिए ये तो खैर कल की बातें थी, आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप लोग ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता। मुग़ल साम्राज्य की जो शासन करने की जो व्यवस्था थी और सैन्य कुशलता जो थी, मतलब कुशलता यानी कि सैनिक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। आर्थिक और वाणिज्यिक व्यापार इस सब में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, तरक्की हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया। विदेशी यात्री सब जो भारत देश आए तो उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को एक धनी बताया, काफ़ी ज़्यादा अमीर बताया कह सकते हैं। जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, जैसा कि कहानियों में बताया जाता है वैसे ही सुनाया जाता है कहानियों में। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित, आगे पढ़ते हैं देखते हैं क्या कह रहा है आगे, विस्मित रह गए। देखिए यहाँ बात को क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपका कि यही यात्री जो अभी धनी बता रहे थे, मुग़ल साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा अमीर बता रहे थे, यही यात्री जो है इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता यानी कि गरीबी, मतलब क्या, जब उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा अमीर होने के बावजूद भी यहाँ बहुत सारे लोग गरीब भी है, ऐसा नहीं कि गरीब नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीबी भी है, तो इसको देखकर विस्मित रह गए, मतलब कि हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जब अमीर है उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो इसको देखकर वो हैरान रह गए। यहाँ दोनों बात कह रहा है, ठीक है ना। जब वो देखने आए तो उन्होंने देखा काफ़ी ज़्यादा तरक्की है, मुग़ल साम्राज्य जो है तरक्की की हुई है, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी, मुग़ल साम्राज्य में वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी जो है इसके साथ साथ गरीबी भी है, तो इसको देखकर वो हैरान हो गए, गरीबी बहुत सारे लोग हैं। और आगे क्या कह रहा है आपका, आगे कह रहा है सामाजिक असमानताएँ साफ दिखाई पड़ती थी। सामाजिक असमानताएँ, समाज में जो समानता थी अमीर और गरीब वर्ग ने, ऊंच और नीच जो असमानता थी वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, अमीर और गरीब। अब आगे कह रहा है शाहजहां, एक मिनट, हाँ आगे कह रहा है शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है, शाहजहां के शासनकाल के जो 20वें वर्ष के दस्तावेज थे उससे हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिसको उच्चतम पद प्राप्त था, ऐसे मनसबदार जिसको उच्चतम सबसे ऊंचा पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल 8000 में से जो है 445 ही थे। बाद बाकी जो बच गया 8000 में 445 को घटा लीजिए, कितना बच जाएगा अगर आप घटाइएगा तो 7555,
7,555 बच जाएगा। ठीक है, तो इतने जो है ना, इतने जो है इतनों को तो कुल मतलब कि इतना को जो है उच्चतम पद प्राप्त था। ये 445 को उच्चतम पर पद प्राप्त था। उसके बाद 8,000 में जो बच गया 7,555, तो ये जो है इसको उच्चतम पद प्राप्त नहीं था। कह रहा है कुल मनसबदारों की संख्या, कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6%, मतलब ये जो 445 है ये कितना परसेंट हुआ, 5.6%। कैसे निकालते तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, परसेंट निकालिए, कुछ नहीं करना है, इतना है, इतना बटे 8,000 कर दीजिए और गुना 100 से कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, परसेंट 5.6% को ही, ये जो 445 है ये 5.6% है, तो इतना को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5%, मतलब क्या इतना 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब क्या उनको अपने खर्चा के लिए और उनके पास जो सवारी होते थे, जो सैनिक सब होते थे और जो घोड़ा सब जितने भी वो रखते थे, तो इन सबको खर्चा देने के लिए 61.5% उनको मिलता था कुल आय का। ठीक है ना, कुल राजस्व का, कुल आमदनी का, जो जितना आमदनी होता था साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में जितना राजस्व इकट्ठा होता था उसका कुल आय का 61.5%। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो बस इतने लोगों को, इतने मतलब कि 445, ये 5.6% हुआ, तो इतने लोगों को जो है 61.5% मिलता था। 8,000 में से 445 लोगों को मिला, तो बच गया कितना, 7,555 लोग। इसको मतलब इसका अगर हम परसेंट निकालें तो आपका हो जाएगा 94.4%। इतना आएगा। ठीक है, ये बच गया आपका, इतना हुआ। तो इतना को कितना परसेंट मिलता था, 61.5% उधर ही मिल गया आपका 455। ठीक है, तो इतना को जो परसेंट मिलता होगा वो आपका 61.5 मिला, तो इधर बच गया 38.5%। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा करके सही है गलत। तो 38.5% मतलब इतना लोग, यानी कि इतना परसेंट लोग, वे 94.4% लोगों को मात्र और मात्र 38.5% ही मिलता था कुल राजस्व का। ठीक है, जितना साम्राज्य का राजस्व होता था, जबकि 5.6% मात्र इतना कम परसेंट लोगों को, इतना 61.5%, सोच सकते हैं इतना मिलता था कुल राजस्व का। और जबकि यहाँ 94.4 इतने ज़्यादा लोगों को मात्र और मात्र 38.5% ही मिलता था। तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है, हाँ, तो प्रतिशत स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। ये उसको स्वयं मिलता था खुद, और जो मनसबदार सब होते थे और जो थी मुगल सम्राट थे उनको, और उनको वो मिलता था अपने लिए, अपने खर्चा पानी के लिए, और उनके जो सवार सब होते थे उनको वेतन देने के लिए। ठीक है ना, और मनसबदार को वेतन देने के लिए, ये सब मतलब कि खर्चा के लिए जो है, और जो सवार घोड़ा सब रखते थे मनसबदार, उन सबको खर्चा देने के लिए मतलब पैसा मिलता था। कह रहा है मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। मुगल सम्राट भी जो बादशाह थे और उनके मनसबदार जो अधिकारी थे, मनसबदार, आय का बहुत बड़ा भाग, आमदनी का जो बहुत बड़ा एक भाग है कह सकते हैं, वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, वेतन देने में ही लगा देते थे। ठीक है ना, साम्राज्य का जितना राजस्व प्राप्त होता था, जितना आमदनी था, उसमें अधिक भाग जो है वो वेतन देने में ही लगा देते थे, वेतन ही देते थे मनसबदार को। और मनसबदार और जो मुगल सम्राट थे दोनों वस्तुओं पर लगा देते थे, वस्तुओं को खरीदने में, वस्तु सब जो खरीदते थे तो उसमें लगा देते थे। इस खर्चों से शिल्पकार जो होते थे, जो कारीगर जिसको कह सकते हैं, जो वस्तु चीज़ों को बनाते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और किसानों को लाभ होता था, और जो किसान सब थे उनको लाभ होता था। क्यों लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। ये जो है वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे। शिल्पकार जो है, जिसको कारीगर कहते हैं, शिल्पकार जिसको कारीगर कहते हैं, ये वस्तु को बनाते थे, उसका निर्माण करते थे, और जो किसान है वे क्या करते थे, फसल की पूर्ति करते थे, तो इससे खरीदते थे फसल और वस्तु सब। तो इसको मतलब कि जो है कहते लाभ होते थे, किसको, किसान और शिल्पकार को। परंतु राजस्व का भार इतना था, लेकिन राजस्व का भार इतना ज़्यादा था, मतलब कर इतना ज़्यादा, टैक्स इतना ज़्यादा न लगाया गया था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकार, प्राथमिक उत्पादक जो पहले उत्पाद होते, जो कच्चा उत्पादक होते थे, जो कच्चा सामान बनाते थे, किसान और जो फसल उगाते थे, और शिल्पकार जो चीज़ों का निर्माण करते थे, के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। उनके पास निवेश के लिए मतलब कि
अपने फसल में बढ़ोतरी करने के लिए, अपने फसल को मतलब कि अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, उन पे सुधार लाने के लिए और उसको बढ़ावा करने के लिए बहुत कम धन बचता था, पैसा बचता ही नहीं था ज़्यादा, इतना ज़्यादा टैक्स ही लिया गया था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, इनमें से जो बहुत गरीब होते थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, और इनमें भी जो बहुत गरीब होते मुश्किल से ही अपना पेट पाल पाते थे। कह रहा है वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे जो है अतिरिक्त संसाधन, कह रहा है वे जो है उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए कि और ज़्यादा उत्पादन हो, इसको बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन में औजार और अन्य वस्तु के निवेश के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वे जो है उसके पास जो औजार थे उसमें बढ़ोतरी यानी कि और औजार खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और भी अन्य वस्तु अगर जरूरी है फसल को लगाने के लिए, उगाने के लिए, अच्छा फसल होने के लिए, तो उसको निवेश करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, मतलब उसको बढ़ाने के बारे में, उसको खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। इतना ज़्यादा टैक्स ले लिया जाता था कि टैक्स देने में उसका पैसा खत्म हो जाता था, तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में, ऐसी जो अर्थव्यवस्था थी, तो इसमें जो कि टैक्स ज़्यादा लिया जाता था, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जो है, जो ज़्यादा धनी किसान से ज़्यादा अमीर किसान और शिल्पकार, कारीगर के समूह और व्यापारी जो अमीर से थे, और महाजन जिसको साहूकार भी कहते हैं, जो मतलब कर्जा देने का काम करते हैं ब्याज पर, ज़्यादा लाभ उठाते थे। ये सब ज़्यादा लाभ उठाते थे, इन सबको ज़्यादा लाभ होता था। आगे कह रहा है मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। मुगल के जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग मतलब जो ऊंचे बड़े वर्ग थे, बड़ी जाति के लोग थे, बड़े वर्ग के लोग थे, अमीर सब कह सकते हैं, वो बहुत धन, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता था और संसाधन यानी कि साधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में, 17वीं सदी के अंत आते आते अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। ये लोग जो है कुलीन थी, मतलब कि ये लोग जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो थोड़ा अमीर थे, जो बड़े लोग थे, वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, और जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की जो सत्ता है वो पतन की ओर, मतलब जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का मतलब कि शक्ति जो है कम होती गई, ताकत जो उनकी कम पड़ती गई, पतन होती गई, एक तरह से कह सकते हैं उनका मुगल साम्राज्य का, तो मुगल सम्राट की जो ताकत है वो कम होती गई, तो बढ़ती थी, और पतन जो है पतन की ओर बढ़ती गई। वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्राट, अलग अलग क्षेत्रों के जो सम्राट थे, अलग अलग क्षेत्रों के सम्राट के सेवक, तो कह रहा है विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के सम्राट के जो सेवक थे, सेवक जो होते थे, सेवा करते थे सम्राट की, स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। वे स्वयं ही अब जो है सेवक ही उस सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे, मतलब ताकतवर राजा बनने लगे, एक तरह से कहे तो ताकतवर शासक बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित की, इनमें से जो है कुछ ने नए वंश की स्थापना भी कर दी, नए राजवंश की स्थापना भी की, और मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो है मुगल सम्राट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, अब क्या हुआ, जो है ज़्यादा लाभ हो गया इन लोगों को, कुलीन वर्ग के लोगों को, जो बड़े समूह थे, जो मतलब कि अमीर थे, तो इन सबको लाभ हो गया। तो इससे क्या हुआ, जब इन लोगों को लाभ हुआ, तो ये इन्होंने क्या किया, स्वयं की ही मतलब कि सत्ता शक्तिशाली केंद्र बना लेंगे, स्वयं का ही मतलब ये जब ये सब ताकतवर हो गए, तो स्वयं को ही शासक बना बैठे, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं शासक बन बैठे स्वयं ही। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित भी कर लिया, अपना नया राजवंश की स्थापना कर ली। हैदराबाद और अवध जैसे प्रांत, ये दोनों बहुत बड़े प्रांत होते थे, हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया, तो इस पे जो है अपना नियंत्रण जमाया, इनको अपने कब्जे में ले लिया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, ऐसा नहीं कि दिल्ली के मुगल सम्राट को भूलिए गए, ऐसा बात नहीं है, उसको स्वामी के रूप में, मालिक के रूप में मान्यता देते रहे कि वो मेरे मालिक थे, मतलब मालिक है। तथापि उस टाइम की बात हो रही है, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। 18वीं सदी के अंत आते आते कई साम्राज्य जो है कई प्रांत थी, मतलब कि 18वीं शताब्दी तक जो है साम्राज्य के कई प्रांत, साम्राज्य के अंदर बहुत सारे प्रांत होते थे, हम आप लोगों को बताए थे, तो वो प्रांत जो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, मतलब आज़ाद हो गए थे मुगल सम्राट से, और जो है स्वतंत्र खुद का अपना राजनीतिक पहचान यानी कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया, ऐसे कहे तो ये सब शक्तिशाली हो गए। और एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि 18वीं शताब्दी आते आते जो है जो मुगल साम्राज्य है वो पतन की ओर चला गया, मतलब उसका पतन हो गया कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जितना और जो क्षेत्रों की जो ताकतवर क्षेत्रों के जो ताकतवर जो सेवक होते थे, उनके जो काम मुगल साम्राज्य में जो सेवा करते थे, मुगल सम्राट के सेवक होते थे, वही सब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए क्षेत्रों के
और अपने क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर लिया और वो शासक बन बैठे। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, अब चैप्टर ख़त्म हो गया, तो आज इतना इतना ही रहने दीजिए। आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है लेक्चर, तो जो है अपनी कमेंट में अपना स्वीकृति दीजिए, ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है।